फाइन स्टूडेंट, तो क्लास नंबर 10 इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं क्लास में एंड वी हैव सीन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके हम लोग इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक पढ़े थे और उसके बाद का प्रोसेस हम लोग जानने जा रहे हैं आज। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कितना सेशन चला है, कितना कुछ प्रयास किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एवरीथिंग हम लोग इस क्लास में जानने जा रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट का ये फर्स्ट टॉपिक होगा कि आज़ादी के बाद जो हम लोगों ने काम किया, इनफैक्ट आज़ादी जब हमें मिला उससे पहले ही काम शुरू हो गया था 1946 में कैबिनेट मिशंस के द्वारा। ठीक है, तो समझते हैं, बहुत ही डिटेल में देखना है चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मीकांत का, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चे लोग, थोड़ा और बैकग्राउंड पढ़ते हैं हम लोग। तो याद करो एम एन रॉय जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे हैं और जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को लीड भी किया है भारत में, तो पहले शख्सियत है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सुझाव दिया था 1934 में। समझे, 1934 में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चर्चा किया था। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को रखा था अपने सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में 1938 में। और उसके बाद देखोगे तो क्विक डेवलपमेंट हुआ है 1940 से लेके 1947 तक। तो 1940 में देखो अगस्त ऑफर आया, तो अगस्त ऑफर में भी ये बात था कि यस हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं, ब्रिटिश इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी कि लिखित में दे रहा था कि ठीक है तुम संविधान बनाना, इंडियंस का पार्टिसिपेशन रहेगा उसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, उसमें भी बात था। उसके बाद क्रिप्स मिशन में भी ये बात था। फिर आया कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। तो ये मोर और लेस एक्सेप्टेबल था, बट यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का बात कहीं भी नहीं था कैबिनेट मिशंस में 1946 में। इनफैक्ट 1946 में इंडिया और पाकिस्तान का बात ही नहीं था। वो तो 3 जून के बाद माउंटबेटन का प्लान बना, उसके बाद पाकिस्तान वाला एंगल आया था। हालांकि पाकिस्तान के लिए तैयारी तो हो रहा था शुरू से ही, बट कैबिनेट मिशन में कहीं भी पाकिस्तान का चर्चा नहीं है। बात समझे? तो यहाँ पे देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना है वो नवंबर 1946 में बना है। और ये आया कहाँ से, ब्रेन चाइल्ड किसका है, ये मेथड आया कहाँ से, तो कैबिनेट मिशन प्लान में आया है। कैबिनेट मिशन प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइड में दिख रहे होंगे मेंबर्स सभी मोहम्मद अली जिन्ना छोड़ के तीनों ही मेंबर्स क्या हैं, कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा है। भारत में भेजा गया था ना, हाँ, इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी रहेंगे जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, और क्रिप्स मिशन को तो हमने स्वीकार नहीं किया, और उसको अपोज करने के लिए, बच्चे लोग याद करना होगा मॉडर्न इंडिया को, उसको अपोज करने के लिए गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किए थे। करेक्ट? तो हम कह सकते हैं कि यस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है बनाने का, वो कैबिनेट मिशन के अंदर प्रेजेंट था, कैबिनेट मिशन के अंदर वो आया है। असेंबली जो सबसे फर्स्ट जो बैठी भारत में असेंबल्ड हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। करेक्ट? और उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो चूँकि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, और हम जानते हैं कि फ्रेंच का परंपरा रहा है, फ्रांस का परंपरा रहा है कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होंगे वो हेड पोजीशन पे बैठेंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था काउंसिल के लिए। और उस समय प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, स्पीकर। समझ गए ना? तो पहला जो असेंबली हुआ था, पहला जो बैठक हुआ था असेंबली का, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फिर उसके बाद जो रीअसेंबल्ड हुए हैं वो 14 अगस्त 1947 को हुए, बट 14 अगस्त को अंतर है। 9 दिसंबर 1946 को जो असेंबल हुए थे तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था, बट 14 अगस्त 1947 में जब हम असेंबली में बैठे तो वो असेंबली हमारा है, वो असेंबली सॉवरेन है। समझे ना, सॉवरेन मतलब अपना है, मेरा है, इसमें कोई फॉरेन रूल का कोई अधिकार नहीं है। और ये सोली बना था इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अपना बनेगा पाकिस्तान में। तो जो शुरुआत में 1946 में बना था वहाँ पे पाकिस्तान का कोई एंगल नहीं था। कहने का मतलब दूसरे शब्द में कहा जाए तो 9 दिसंबर 1946 में बना था, तो यहाँ पे पाकिस्तान का बनने का कोई बात ही नहीं था।
मगर जब 14 अगस्त 1947 बना तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुका है वहाँ पे पाकिस्तान में। आया समझ में? तो इस पिक्चर में देख सकते हो, बीच में मोहम्मद अली जिन्ना दिखेंगे तुमको, ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स हैं, अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये सब मेंबर्स थे, यही प्रपोजल लेके आए थे। और इसमें बहुत कुछ प्रपोजल था स्टूडेंट। स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए, पैथिक लॉरेंस हो गए, एवी अलेक्जेंडर, और यही कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था भारत में, समझे। जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इलेक्शन जीता, 1947 का इलेक्शन जीता, उसमें सबसे अधिक सीट लाया। हाँ, फिर मुस्लिम लीग को भी शामिल करना पड़ा कंट्री को चलाने के लिए। और हम जानते हैं कि लियाकत अली को जब ऐड किया गया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मुस्लिम लीग से, तो उसने बहुत सारा डेडलॉक सिचुएशन भी क्रिएट किया था गवर्नेंस में। तो यही 3 मेंबर है कैबिनेट मिशन प्लान के। यहाँ पे देखोगे ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको बदलते हुए नजर आएगा। जब देखो कैबिनेट मिशन का बात है तो उसमें सभी पूरा भारत एक भारत होगा, यानी कि जो पाकिस्तान में चला गया, जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया अभी के टाइम में, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, उस सब का ही बात होगा इसमें, बात समझे ना। और हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग फिर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कई प्रिंसली स्टेट भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कई प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और अधिकतर प्रिंसली स्टेट भारत की तरफ ऐड हो जाएंगे। तो ये नंबर जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा, बात समझे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जितने भी प्रोविंस होंगे भारत में या फिर इंडियन स्टेट होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे, हाँ, उसमें किस तरह पॉपुलेशन, उसमें किस तरह सीट्स आएंगे, तो उसके लिए कहा गया है कि 1 to a billion, 1 to a million, यानी कि एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख पीपल को। 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख। 10 लाख को एक आदमी रिप्रेजेंट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएगा, तो उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा सीट को। तो ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वेर एलोकेटेड द टोटल नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million, यानी कि 10 लाख में एक आदमी आएंगे। हाँ, अब यहाँ पे तुमको समझना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, जो ब्रिटिश प्रोविंस होगा, ब्रिटिश प्रोविंस से जो आएंगे तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। ये भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है बच्चे लोग। हालांकि हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 में डायरेक्ट इलेक्शन आ चुका है कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ PET, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के हिसाब से, मगर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी तो नहीं था ये, केवल 10% आबादी वोट दे सकता है, वो भी इन्फ्लुएंशियल आबादी। तो प्रोविंशियल का चुनाव होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होगा और फिर वो चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो ये प्रक्रिया रहेगा। और प्रिंसली स्टेट से तो राजा नॉमिनेट करके भेजेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर पहुंचे हैं वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, कुछ पार्शली इलेक्टेड है। पार्शली इलेक्टेड इसलिए क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली उसको चुन के भेज रहा है। नीचे वाला जो ग्राउंड लेवल का जो प्रोविंस सब है, ब्रिटिश प्रोविंस जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ के लोग चुन के भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और दूसरा क्या कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा रजवाड़ा का जो स्टेट है, वो तो एक आदमी को अपॉइंट करके भेजेगा, नॉमिनेट करके भेजेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना ही कोई प्योर फॉर्म में इलेक्टेड बॉडी है, ये क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है और तुम्हारा नॉमिनेटेड है ये। तो ये पहले ही समझ लेना होगा हम लोग को, यहाँ पे समझो। तो एज अ रिजल्ट तो प्रोविंस को कितना दिया गया, इंडियन प्रोविंस को बच्चे लोग 292 सीट्स, 292 सीट्स। और जो इंडियन स्टेट्स है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है वो 93 है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और कुछ सीट्स रखा भी जाएगा रिजर्व, तो लगभग वही मैं लास्ट में दिखाता हूँ तुम लोग को। लास्ट पे जाओगे तो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। लास्ट पेज में मैंने जो अटैच किया है, देखो यहाँ पे देखो, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस 11 प्रोविंस थे, 292 सीट्स। प्रिंसली स्टेट, इंडियन स्टेट, उसको 93। और जो 4 जो सीट है तुम्हारा वो कमिश्नर्स के लिए, LG टाइप का जो व्यवस्था है उस समय, उसके लिए 4। तो टोटल करो क्या, 389। ये तुम्हारा उसके लिए एलोकेशन किया गया। मैं ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा क्योंकि मुस्लिम लीग चला गया पाकिस्तान बनाने के लिए, है ना। और कई प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान को भी ज्वाइन करेंगे। तो ये जो कैबिनेट मिशन में जो सीट एलोकेट किया था, रियलिटी में ये नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। नीचे देखोगे चेंज नजर आएगा तुम लोग को। अच्छा, नीचे देख ही लो, जब हम लोग बात करें तो देख ही लो इसको, फिर से एक बार आएंगे हम लोग। जुलाई और अगस्त 1946 में इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो पहले तो होगा, सब लोग आएंगे। कांग्रेस से 208, देखो कांग्रेस डोमिनेंट,
मुस्लिम लीग से 73, अब बाकी देखोगे तुमको नजर आएगा तो टोटल 296 सीट्स, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के लिए रहेगा। प्रिंसली स्टेट तो नॉमिनेट करके भेजेगा, समझ गए ना, प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करके भेजेगा। बट देखो हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, कम्युनिटी वाइज देखोगे, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। कम्युनिटी वाइज भी होगा, देखो हिंदू से कितने आए 163, मुस्लिम से 80, शेड्यूल कास्ट से 31 एंड सो ऑन 296 सीट्स यहाँ से हो गए। बात समझे, देखो 296 ऊपर सीट्स है ना बच्चे लोग टोटल मिला के, तो 296 में अलग अलग सेक्शन से कितने लोग आए हैं, तो हिंदू से कितने लोग आए 163 आए, मुस्लिम से कितने लोग आए 80 सीट्स आए, शेड्यूल कास्ट से कितने आए 31 आए, पारसी से कितने आए 3 आए, तो टोटल मिला 296 हो गया सीट्स, और वहाँ पे भी 296 सीट्स हो गया। जो बचा हुआ प्रिंसली स्टेट्स के लिए, अब नीचे देखोगे, हाँ तो यहाँ पे तुमको क्लियर हो जाएगा जो इंडियन प्रोविंसेस। अब यहाँ पे देखना स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन December 31, 1947, इन 1947 के हिसाब से, तो 1947 में भारत आज़ाद हो चुका है, तो यहाँ इक्वेशन बदल जाएगा। जो तुम देख रहे थे 389 वो ऐसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो अब जो इंडियन प्रोविंसेस 229 होगा, फिगर बदला ना, हाँ 229। देखो मद्रास से कितना जाएगा, बम्बई से कितना जाएगा, देख सकते हो। अब देखो कहाँ 93 सीट्स देने का बात था प्रिंसली स्टेट्स को, तो 93 से रिड्यूस होकर 70 हो गया, क्योंकि देश 2 हो गया, हाँ बहुत सारा उस तरफ चला जाएगा। तो देख सकते हो पूरा ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ग्रुप को 3 मिल जाएगा, ठीक है। टोटल देखोगे आप सीट्स कितना हो गया 299 सीट्स हो गया। देखो नीचे रेसिडेंट स्टेट्स ग्रुप 4, तो टोटल करोगे 299, कहाँ 389 था इफ़ आई एम करेक्ट, वो घट के 299 हो गया। 389 था ना जी, हाँ शुरू में देखोगे जो, हाँ 389 था वो घट के 299 हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग उधर चला गया और प्लस प्रिंसली स्टेट कुछ वहाँ चले गए। ये फिगर हमें पता होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अब ऊपर चलते हैं हम लोग, और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस समय। हाँ तो देखो यहाँ पे ईच प्रोविंस एंड ईच स्टेट, हाँ ये बता चुके नंबर, यानी कि जो पॉपुलेशन का किस तरह रिप्रेजेंटेशन होगा, 10 लाख पे एक जाएंगे, एक लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर्म में हो, चाहे वो नॉमिनेशन फॉर्म में हो, नॉमिनेट करके प्रिंसली स्टेट भेजे। तो कम से कम 93 सीट्स है ना उसके लिए, इंडियन स्टेट्स के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अब देखो दूसरा जो हम लोग देखे थे टेबल, तो उसमें क्या है, सीट्स किस तरह एलोकेट किया जाएगा। तो सीट्स 3 कम्युनिटी के बेसिस पे होगा, एक मुस्लिम होगा, एक सिख होगा और एक जनरल होगा। जनरल में सब आ जाएंगे, हिंदू आ जाएंगे, SC आ जाएंगे, ST आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, पारसीस भी आ जाएंगे इसी में जनरल में। तो बच्चे लोग वहाँ पर ध्यान देना होगा कि सीट्स जितने भी प्रोविंस में हैं, जितने भी प्रोविंस है उस सीट्स में एलोकेट किया जाएगा 3 कम्युनिटी के बेसिस पे, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल के अंदर हिंदू सब हो जाएंगे, और टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जिस हिसाब से उसका पॉपुलेशन उस हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम जानते हैं कि हिंदू का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ है, करेक्ट, हिंदू का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदू का रहा है देश में। तो यहाँ पे देखते हैं members of each community in provincial legislative elected their own representative by the method of proportional representation with single transport vote system। देख रहे हो ना, तो अब प्रोविंशियल लेवल पे चुनाव हुआ, तो प्रोविंशियल लेवल पे जो चुनाव हुआ, जो प्रोविंस में जीत के आए हैं, विधानसभा में जीत के आए हैं बच्चे लोग, वो अब चुनेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। जैसे सेम जैसे राज्यसभा में भी चुनाव होता है, तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है सिंगल ट्रांसपोर्ट वोट सिस्टम से, वहाँ प्रेफरेंस रहता है कि चलो मेरा वोट ए को नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं है, बी को चला जाएगा, बी को नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, सी को चला जाएगा। ये व्यवस्था से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव हो रहा है। तो कह सकते हो कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है विद द हेल्प ऑफ सिंगल ट्रांसपोर्ट वोट सिस्टम। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वाज थ्रू नॉमिनेशन बाय हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये तो हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन का बात। इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडियन प्रोविंस ब्रिटिश प्रोविंस में होगा, जहाँ पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल है। जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा अभी भी चल रहे हैं, वो एक अपने बिहाफ में एक चुन के भेजेंगे। बात समझे, इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को, और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है वो पार्शली इलेक्टेड है और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी है, ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं हुआ है। तो मोर एवर द मेंबर्स वे टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबली देखो, प्रोविंशियल असेंबली उसको इनडायरेक्टली इलेक्शन करके भेज रहा है सिंगल ट्रांसपोर्ट वोट सिस्टम से। और प्रोविंशियल असेंबली में भी जो लोग आए हैं वो भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी से नहीं आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पेड पैरामीटर था, तो यानी कि 10% ही वोट दिए होंगे उसको भी,
टोटल जो आबादी है उसका 10% ही लोग वोट देकर प्रोविंशियल असेंबली में भी लोग को पहुंचा है, और वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेज रहे हैं। तो कह सकते हो कि इलेक्शन यहाँ पे चाहे ग्राउंड लेवल में हुआ हो, प्रोविंशियल लेवल पे हुआ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ हो, ये पूरी तरीके से जन का वो नहीं है, अप्रूवल नहीं है, क्योंकि 10% इलेक्शन, टोटल पॉपुलेशन का 10% लोग पार्टिसिपेट किया पीईटी के बेसिस पे, प्रॉपर्टी एजुकेशन टैक्स के बेसिस पे, वो लोग चुन के भेजे प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल काउंसिल में, प्रोविंशियल काउंसिल या प्रोविंशियल असेंबली में, फिर प्रोविंशियल असेंबली वाले लोग सब भेज रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो ये चुनाव टोटल कह सकते हो कि टोटल इलेक्शन नहीं है ये, समझ गए? तो वही लिखा गया कि हु देमसेल्फ इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी, क्योंकि 10% लोग ही पार्टिसिपेट किए होंगे ऑन द बेस ऑफ पीईटी। और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो बच्चे लोग यहाँ पे देखोगे तो यही लिमिटेड जो फ्रेंचाइजी है, कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। हालांकि इंडिया एक्ट 1919 में भी आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी आया था ना, वहाँ पे पेड था, वहाँ पे 10% आबादी का बात नहीं था, बट 10% का जो आबादी का जो बात है अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टी एजुकेशन एंड टैक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। अब कैबिनेट मिशन में देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है एमसीक्यू के लिए, इसलिए इसमें अलग से दिया गया है कि जो इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स रहे हैं जो कैबिनेट मिशंस का, वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस रहे हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो आए थे तो यहाँ पे काम बिगाड़ के ही गए हैं। चर्चिल ने वहाँ पे काम नहीं करने दिया इनको। उस समय विंस्टन चर्चिल थे यूके के पीएम, तो उन्होंने कहा था कि जाओ तुम खाली फॉर्मेलिटी के लिए जाओ इंडिया। 1940 की बात है ये स्टूडेंट, सॉरी 19, हाँ। सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आया था ना, पहले अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर 1940 में आया था। उसको अपोज किए थे हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह करके। पहले शख्सियत जो इंडिविजुअल सत्याग्रह किए थे वो विनोबा भावे थे, करेक्ट, हाँ। जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, सही बात है ना। सेकेंड में 1942 में बच्चे लोग 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, यानी कि क्रिप्स मिशन आया था भारत में। मगर क्रिप्स मिशन का जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसको पीछे से ही प्रेशर था विंस्टन चर्चिल का, यूके का पीएम को। और उस समय यदि चर्चिल ने भेजा भी था इंडिया में तो वो इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से भेजा था, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर के वजह से भेजा था अपने कॉलोनी में, वो बात समझे ना। तो उसके अपोज में, क्रिप्स मिशन के अपोज में इंडिया में क्या चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। 8 अगस्त, सभी को याद होना चाहिए, 8 अगस्त 1942 को गांधी मैदान से, है ना, सॉरी क्रांति मैदान से गांधी जी ने लॉन्च किया था ये चीज़ को। और उसके बाद तो वो जेल ही चले गए। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से लेकर 44 तक एक्टिव रहा है, डू और डाई। तो उसके बाद देखो वही सब लिखा गया है यहाँ पे, कैबिनेट मिशंस कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। वही इसी में याद दिलवा रहे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स का क्या योगदान है, उससे पहले भी आ चुके हैं वो क्रिप्स मिशन में। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स फिर से आए हैं इस कैबिनेट मिशन में, और एवी अलेक्जेंडर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे उस समय के, एक्सेप्ट 2 दैट्स महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 प्रेजेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये चीज़ याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो जो पहला मीटिंग होगा कब होगा, 9 दिसंबर 1946 को होगा। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया इस कैबिनेट मिशंस को, और मुस्लिम लीग को तो लग रहा था कि भाई ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी अपोज करेगा, ऐसा हो ना सका, वो अपोज नहीं किया। इनफैक्ट वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार भी हो गया। और हम जानते हैं कि उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था वो कुछ नहीं, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसी को एक्सपांड करके बना था। 14 जो मेंबर थे वो वहीं के मेंबर थे, बाद में मुस्लिम लीग को भी वहाँ पे शेयर दे दिया गया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो पहला जो बैठक किया, मीटिंग किया, वो 9 दिसंबर 1946 को किया है। और 2-3 दिन बाद ही बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन भी जवाहरलाल नेहरू आके पास किए, वही ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो कि बाद में प्रीएम्बल बन जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो मुस्लिम लोगों ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया 9 दिसंबर वाला, और इसमें लगभग बहुत कम ही 211 मेंबर ही पहुंचे थे, इफ आई एम करेक्ट, बहुत कम मेंबर पहुंचे थे इसमें, समझे। एंड इंसिस्टेड ऑन, हाँ बहुत 211 बोलना गलत बात होगा, बहुत कम मेंबर पहुंचे थे, ठीक है, कम, उतना नहीं पहुंच पाए, क्योंकि देखो ना मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया। और दूसरी बात है कि प्रिंसली स्टेट खुद नहीं आया है इसमें। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर है और फ्रेंच कन्वेंशन के हिसाब से उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया, तब तक जब तक कोई परमानेंट मेंबर ना बन जाए, जब तक कोई परमानेंट प्रेसिडेंट ना बन जाए असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। मैं असेंबली बोल रहा हूँ तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बात कर रहा हूँ। और प्रेसिडेंट का मतलब है अभी के हिसाब से उस समय स्पीकर। तो देखो
9 दिसंबर बने, यही 2024 का सवाल था इस बार का। कुछ दिन बाद 11 दिसंबर को फाइनली जो परमानेंट मेंबर हैं उनको चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया इस असेंबली में, और एस सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। तो अभी के टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद को एज अ स्पीकर के रूप में चुना गया और डिप्टी स्पीकर के रूप में एस सी मुखर्जी को चुना गया है, समझ गए। और सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया है असेंबली के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बी एन राव बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी। तो सर बी एन राव को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया है, बहुत ही एक्सपर्ट थे जी। अब देखो, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं इसमें कि कुछ ही दिन में 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, जैसे 9 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है, 11 दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, उसी तरह 13 दिसंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू, जो कि आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे इस कंट्री के, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी बना है, फंडामेंटल्स बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, इसमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो विद्यार्थी लोग कि भारत जो बनेगा वो इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। भारत आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन होगा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि कोई भी फॉरेन, जो बाहर का जो फॉरेन पॉलिसी है हम खुद चलाएंगे, बाहर का फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा भारत में, डेट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब क्या, हम स्वयं अपना डिसीजन लेंगे, कंट्री का डिसीजन हम लेंगे, यानी कि हम खुद अपना फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। और रिपब्लिक रहेंगे जी, गणतंत्र देश होगा ये। गणतंत्र का मतलब क्या कि जिसका अपना संविधान हो, और कोई भी बड़ा पोस्ट है तो वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू लोग पहुँचेंगे, ऐसा नहीं कि मोनार्की वाला रूल रहेगा, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। तो भारत क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा और रिपब्लिक होगा। देखो क्लियर विजन दिख रहा है, समझे कि भारत किस तरह का भारत को बनाना है। दूसरा देखो, जितने भी टेरिटरी इंडियन नेशंस में आएंगे, यानी कि जितने भी ब्रिटिश स्टेट्स का जो प्रोविंस है सब उसका हिस्सा होगा, और इंडियन स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट है वो भी आएंगे, और सब साथ में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, यूनियन। तो इसलिए हम लिखते हैं ना आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत जो है वो बहुत सारे स्टेट्स का समूह है। तो ये देखो कल्पना, तुम्हारा ये जो फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी लिखा गया है। द टेरिटरीज नाउ, जो टेरिटरीज अब जो बनने जा रहा है इंडियन नेशन का, जिसमें ब्रिटिश इंडिया का बहुत सारे स्टेट्स रहेगा, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स रहेगा, वो अब यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है। दैट इज द पॉइंट ऑफ नंबर 2। नंबर 3 देखोगे, जितने भी टेरिटरीज होंगे सब ऑटोनोमस यूनिट को एंजॉय करेंगे, यानी कि फेडरलिज्म एंजॉय करेंगे, बट कुछ कुछ जो फंक्शन होगा, कुछ कुछ जो पावर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। एक्सेप्ट सच पावर एंड फंक्शन विच आर इनहेरेंटली एम्प्लॉयड ऑन द यूनियन। यूनियन को कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दिया जाए, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, वो एक्सक्लूसिव राइट यूनियन का रहेगा। अदरवाइज जो मैक्सिमम राइट्स है वो स्टेट्स भी इंजॉय कर पाएगा। यानी कि इसमें प्योर बताया गया, एकदम विजन क्लियर कर दिया है कि जो स्टेट्स बनने वाला वो भी फेडरल स्टेट बनने जा रहा है, जहाँ पे ऐसा नहीं कि हर समय ही वो यूनियन पे डिपेंडेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो। ऑल द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स ऑर्गन, जितने भी अथॉरिटी है, ठीक है, जितने भी पावर है हमारे कंट्री के लिए, वो सब पीपल से ही डिराइव किया जाएगा। इसलिए देखोगे प्रियम्बल जब पढ़ोगे विद्यार्थी लोग, तो वहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम जो भारत के नागरिक हैं और हम स्वयं को संविधान देते हैं, संविधान हमसे बना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पावर है, टोटल, चाहे सरकार का तंत्र हो, सरकार का मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सब पावर कहाँ से डिराइव हुआ है, पीपल से हुआ, पीपल ने दिया है ये। और सभी चीज तुमको प्रियम्बल में नजर आएगा ये बाद में। इट शैल बी द गारंटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ये गारंटी है सभी पीपल के लिए, भारत में जो रहने वाले पीपल है। जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा, फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, एक्सप्रेशन होगा, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगे, है ना, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ऐसा भी तो एक्सप्रेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी तो इक्वलिटी नहीं मिलना चाहिए जो कि पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो, जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। तो सभी को समान अधिकार मिलेगा, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो तो होना ही होना है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बिना तो काम हो ही नहीं सकता है जी।
एब्सोलूट सेफगार्ड है। माइनॉरिटी के लिए सेफगार्ड का बात होगा, बैकवर्ड क्लास के लिए सेफगार्ड का बात होगा, ट्राइबल एरियाज के लिए सेफगार्ड का बात होगा, डिप्रेस क्लास के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए सेफगार्ड का बात होगा यहाँ पे। एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन रिपब्लिक शैल बी द मेंटेन, यानी कि भारत का जो अखंडता और संपूर्णता है उसको मेंटेन रखा जाएगा, समझे ना। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत रखने का बात किया गया है यहाँ पे। एंड सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड सी एयर टू बी गिवन, यानी कि भारत पूरी तरीके से भारत को राइट मिलेगा लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, एयर के ऊपर, जो भी अपने क्षेत्र में भारत का आता है। एट द सेम टाइम हम वर्ल्ड पीस के लिए भी काम करेंगे और मानव कल्याण के लिए काम करेंगे, जो हमसे बनेगा या जो हमारा ड्यूटी में आएगा। तो एवरीथिंग वॉज रिटन इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, तुम्हारा वही बाद में जाके प्रियम्बल का हिस्सा बनता है। देखो एक स्वर में बच्चे लोग, कहीं कोई अपोजिशन नहीं, एक स्वर में जनवरी 22, 1947 को इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि इतना अच्छा विजनरी डॉक्यूमेंट था ये। हाँ, बाद में इसी को मॉडिफाई करके भारत का प्रियम्बल बना है। तो देखो कोई पूछेगा कि प्रियम्बल पहले बना कि संविधान पहले बना है, तो संविधान पहले बना है, प्रियम्बल बाद में बना है। बाद में प्रियम्बल को अटैच किया गया उसके अंदर। मगर जो प्रियम्बल जो बना है वो कहाँ से बना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कितना समय लगा हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना लंबा काम किया है। तो देखो इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ओवर 11 सेशन, 11 सेशन हुआ है जी। पेपर भी इसमें अटैच किए हैं हम, नोट्स भी अटैच किए हैं, अभी जो थोड़ी देर में बताएंगे हम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशन किए हैं, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज में, यानी कह सकते हो लगभग 3 साल लगा है संविधान को बनने में। हाँ, 60 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस से हम बनाए हैं। क्यों देखो, और इसमें बुरा नहीं है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो बोरोड बैग्स है, यानी कि बाहर से चिपकाया गया चीज़ है, बाहर से पेस्ट किया गया। नो, जब कंट्री निर्माण हुआ और आप पहली बार संविधान बना रहे हो तो जाहिर सी बात है दूसरे कंट्री का एक्सपीरियंस तो लोगे ही लोगे। कोई भी यदि मान लो बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो दूसरे आदमी का अनुभव लोगे ना जी। जब एक कंट्री अपना संविधान बना तो जाहिर सी बात है वो हम लेंगे, बट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे लैंड को सूट करेगा, जो प्रोविजंस, वही प्रोविजन को लेंगे, और जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो मॉडिफाई भी करेंगे। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूबहू कॉपी नहीं किया गया बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो चीज़ का जरूरत था वही हम कॉपी किया, और उसमें भी हमने मॉडिफाई करके लिया है चीज़ों को। तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है बच्चे लोग, ये गलत फहमी में नहीं पढ़ना है हमें। तो 16 कंट्रीज से हमने इंस्पिरेशन लेके हम अपना संविधान को ड्राफ्ट किए हैं। एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर, यानी कि जो संविधान का जो प्रक्रिया है ड्राफ्टिंग बनाने का, लगभग 114 दिन तक चला है ये। देखो लास्ट जो फाइनल सेशन बैठा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कब बैठा था, जनवरी 24, 1950 को, और ये फाइनल सेशन था बच्चे लोग। एंड इट हाउएवर डिड नॉट एंड द प्रोविंशियल, क्योंकि पार्लियामेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम खत्म हो गया। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो काम खत्म हो गया, वही असेंबली क्या होगा, पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा। हालांकि पार्लियामेंट के रूप में पहले भी काम कर रहा था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो जगह देख रहे हो, वो एज अ पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रहा था। बात समझे ना। अब बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम खत्म हो गया, तो जब तक इलेक्शन ना हो तब तक पार्लियामेंट कंटिन्यू रहेगा। हाँ, इलेक्शन में जब लोग चुन के आएंगे, जब पहला 1 जनवरी इलेक्शन होगा, तो उसके बाद वो लोग तय करेंगे कि ये जो पार्लियामेंट जो बना है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी था उसमें, क्या इसी पार्लियामेंट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। और हमें ये भी पता है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला जगह को ही, वही पार्लियामेंट को ही हम कंटिन्यू किए। और अभी जाके 2023 और 24 में मोदी जी ने, अभी के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिफरेंट किया है, अलग लोकसभा बनाए अभी जाके। तो देखो लंबा समय तक हम वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, वही पार्लियामेंट को लेके चल रहे थे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर ओल्ड पार्लियामेंट। तो ओल्ड पार्लियामेंट कौन बनाया था, बीटीसी बनाया था बच्चे लोग। इट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यू एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया वो पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के रूप में काम करेगा जब तक नया पार्लियामेंट ना आ जाए जनरल इलेक्शन 1951 और 52 के बाद। जैसे ही इलेक्शन हुआ, नेहरू जी जीत के आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रचंड बहुमत में जीता है, तो फिर वही पार्लियामेंट कंटिन्यू रहा है। समझ गए ना। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट देखोगे एमसीक्यू का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेंबली, बिल्कुल यही हम बात कर रहे थे। असेंबली जो है वो दोनों के रूप में काम कर रहा है, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में भी काम कर रहा है, एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम कर रहा है। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रहा है, समझे। दो अलग बैठक होगा, यानी कि कुछ दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम होगा, कुछ दिन तुम्हारा एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम होगा। बच्चे लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है।
जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में बैठेगा, जहाँ पे संविधान ड्राफ्टिंग हो रहा है, संविधान बन रहा है, तो उस समय जो चेयर पर रहेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि वो स्पीकर है। जब लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में आएगा, तो उस समय जो चेयर में रहेंगे वो जीबी मावलकर रहेंगे। वो महाराष्ट्र से आते थे ये शख्सियत, बहुत ही एथिकल आदमी, बहुत ही एथिकल लीडर थे ये। और 10% का जो रूल है यही बनाए थे कि अपोजिशन को, मेन अपोजिशन पार्टी बनने के लिए जरूरी है 10% रूल होना चाहिए, 10% का संख्या होना चाहिए। जैसे अभी देखो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं अभी, हाँ 545 के आसपास, 43 के आसपास, तो कितने होने चाहिए, तो 55 मेंबर्स होना चाहिए 10% के हिसाब से। तो ये 55 सीट कम से कम आना चाहिए, तभी मेन अपोजिशन पार्टी बनेगा। इस बार राहुल गांधी को आया ना ये चीज़, तो राहुल गांधी बने ना मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर। तो ये जो 10% का जो कॉन्सेप्ट है, ये ना ही कहीं संविधान में दिया गया है, ना ही पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में दिया गया है, ना ही तुम्हारा कोई लॉ में दिया गया है, ये मावलकर का रूल है। ये जीबी मावलकर जो पहला जो हमारे जो स्पीकर बने थे, समझे, उनका ही रूल है ये, समझे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप, देखो इन्होंने रेटिफाई किए, यस हम कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब है कि जो ब्रिटिश का कॉलोनी रहा है, ठीक है, एक ग्रुप है जो ब्रिटिश कॉलोनी का जो मेंबर रहा है, क्या वो उसका हिस्सा, तो जानते हो कॉमनवेल्थ का मतलब क्या, कि बहुत सारा कंट्री उसका हिस्सा बन के रहा है बाद में भी, और इंडिया ने भी चुना कि यस ठीक है। इसका मतलब थोड़ी कि हमारा सॉवरेन पॉलिसी खत्म हो जाएगा, हमको अभी भी अधिकार है फॉरेन पॉलिसी चलाने का, बट स्टिल इंडिया ने चुना कि हम कॉमनवेल्थ का मेंबर्स रहेंगे, और इंडिया को इससे बेनिफिट ही हुआ है। तो देखो यस, मई 1949 को हम कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में भी अपने आप को पेश किए, हम उसको ज्वाइन किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही है बच्चे लोग जिसने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया, और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया। देखो आज का जो झंडा देखते हैं हम लोग, तिरंगा झंडा, ये जुलाई 22 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन अधिनायक, है ना, जनवरी 24 1940, यानी कि संविधान पूरी तरीके से लागू होने से 2 दिन पहले की बात है। और नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, ये भी उसी दिन हम लोगों ने क्या किया, अडॉप्ट किया था। और यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट भारत में चुना गया, रिपब्लिक के बाद नहीं, 26 जनवरी के बाद में 2 दिन पहले ही चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। और हम ये भी जानते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण राजदा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वही कैलीग्राफर थे। इतना ब्यूटीफुल जो संविधान नज़र आता है, जो इटालियन में लिखा गया है, इस तरह लिखा गया है ना जी, बढ़िया से अच्छे से लिखा गया है, इटैलिक फ्रंट में लिखा गया है। वो लिखने वाले और कोई नहीं, प्रेम बिहारी नारायण राजदा ही थे, क्योंकि वो कैलीग्राफर थे। उन्होंने बहुत सुंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अपने हाथ से उन्होंने डिजाइन किया था। तो यहाँ पे समझो, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, मोशन पास हुआ, यानी कि प्रपोजल पास हुआ, समझे ना। ये पास कब हुआ, नवंबर 26 1949 को। हम जानते हैं कि संविधान तो लागू हो गया था नवंबर 26 1949 को। और इसमें देखो प्रेसिडेंट, उस समय के जो प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और उसके मेंबर्स ने सिग्नेचर दे दिया कि यस वी आर एडॉप्टेड। मगर हमने फिर भी टोटली हमने उसको इन्फोर्स नहीं किया, पूरा इन्फोर्समेंट इनैक्ट तो कर लिए हम, वो पूरी तरीके जो इन्फोर्समेंट होगा वो 26 जनवरी 1950 का होगा, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए मायने रखता है। पूर्ण स्वराज झंडा हम फहराए थे उसी दिन 1930 में, याद होगा, कराची सेशन, लाहौर सेशन, बहुत सारा चीज़। यहाँ देखो, दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल। देखो प्रीएम्बल में यही डेट मेंशन किया गया, नवंबर 26 1949 ही मेंशन किया गया, ठीक है, यही डेट को मेंशन किया गया कि पीपल ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिव देमसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत के जो लोग हैं उन्होंने इस संविधान को स्वीकार किया, और ये संविधान उनके लिए ही बना है और उनके द्वारा ही बना है। देखो शुरुआत का जो संविधान बना है, कई बार मैं बोल चुका हूँ, उसमें एक प्रीएम्बल है, उसमें 395 आर्टिकल्स है, उसमें 8 शेड्यूल्स है। और प्रीएम्बल जो बना है, देखो लिखा गया है यहाँ पे, द प्रीएम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पूरा संविधान बनने के बाद प्रीएम्बल बना है। और प्रीएम्बल कहाँ से बना है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कौन पास किए हैं, नेहरू जी पास किए हैं। तो अभी देखो, इसलिए कहते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, डायनेमिक संविधान है, वो इवोल्यूशनरी, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अभी जो हमारा प्रीएम्बल तो है ही, प्रीएम्बल भी अमेंडमेंट हो चुका है, इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया था ना, 2 वर्ड डाला था ना, सॉरी 3 वर्ड डाला था ना उसमें। अभी देखो कितने आर्टिकल्स है, 448 लगभग आर्टिकल्स, कितना बार 100+ भारतीय संविधान में संशोधन हो चुका है, 12 शेड्यूल्स। तो
तो कह सकते हो लिविंग डॉक्यूमेंट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि उस समय लॉ मिनिस्टर भी थे, इलेक्शन से पहले की बात है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इनको राइटली कहा जाता है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि मॉडर्न मानू हैं ये। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड में यदि हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन याद आएंगे तुम लोग को? जेम्स मैडिसन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 4th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। समझ गए बच्चे लोग? यहाँ पे देखो इन्फोर्समेंट, हाँ जहाँ देखो यहाँ पे सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ संविधान का जो प्रोविजन है वो तो पहले ही हो चुका है। 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी बोल रहे सॉरी, नवंबर 26, 1949 को ही लागू हो गया। जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, किस तरह इलेक्शन होना है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो गया, कैसे पार्लियामेंट अब काम करेगा, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, सब शॉर्ट टाइटल मतलब क्या कि संविधान का नाम क्या होगा। तो हमारा संविधान का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट मतलब क्या कि इतना छोटा टाइटल दे कि ताकि लोग को समझ में आ जाए, समझे ना। तो ये लागू बहुत पहले ही हो चुका है, क्योंकि देखो कोई भी स्टोरी लिखते हो तो टाइटल जरूरी है ना। तो संविधान इतना लिखे हो, संविधान का नाम क्या होना चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टाइटल। द रिमेनिंग प्रोविजन, यानी कि जो बचा हुआ प्रोविजन है वो पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल ये है कि 26 जनवरी क्यों? दिस डे रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इस कमेंसमेंट। इसलिए देखो इनैक्टमेंट हो गया वहाँ पे 26 नवंबर 1949 को इनैक्टमेंट हो चुका है, वहाँ पे सिग्नेचर भी हो चुका है, वही प्रीएम्बल में वही डेट नज़र आएगा। बट रिपब्लिक डे मनाने का बात होता है तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। दिस डे रिफर टू द इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इस कमेंसमेंट, यानी कि कब से पूरा लागू हुआ, और जब से पूरा लागू हुआ उसी दिन को हम लोग एज अ रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। देख सकते हो फर्स्ट रिपब्लिक डे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीच में खड़े हैं। अब यहाँ पे देखो आखिर 26 जनवरी, वाई 26 जनवरी, क्यों 26 जनवरी को? 26 जनवरी हमने चुना है क्योंकि उसका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। बच्चे लोग इसी दिन पूर्ण स्वराज हम लोग सेलिब्रेट किए थे 1930 में, जब लाहौर सेशन पास हुआ था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दिसंबर 1929 को। और हम कहे थे कि अब हमको स्वराज नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ, बच्चे लोग 5th पॉइंट बता रहे हैं, जैसे ही संविधान पूरा लागू हुआ तो उसके बाद जो भी ब्रिटिश का बनाया हुआ एक्ट सब है उसको हमने रिवील्ड कर दिया, खत्म कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो भी खत्म कर दिया हम लोग, समझे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो भी रिवील कर दिया, और भी बहुत सारा हमने एक्ट ब्रिटिश का खत्म कर दिया। अब प्राइवेट काउंसिल कुछ नहीं रहेगा, अब हम सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, रिपब्लिक है, इस तरह हम आगे कैरी करेंगे, समझे। और सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड ये बाद में जोड़ा गया है प्रीएम्बल में, इंटीग्रिटी भी बाद में जोड़ा गया है ये वर्ड प्रीएम्बल में, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे सवाल ये है, क्रिटिसिज्म बना खूब बहुत ही अच्छी तरीके से बना, मगर क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेके? तो नंबर 1 क्रिटिसिज्म, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, पीपल से डायरेक्ट चुन के नहीं गया ना, नहीं गया है जी। असेंबली में जितने भी लोग आए, शुरू में कितना बोला गया? 389 बोला गया, बाद में रिड्यूस करके 299 कर दिया गया इसको, करेक्ट। तो जितने भी लोग आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो ना ही डायरेक्ट चुन के आए हैं पीपल ऑफ इंडिया से, और भी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी से नहीं आए थे। ये बात में दम है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सच में ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा देखो, ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं है। सॉवरेन बॉडी इसलिए नहीं क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इसका निर्माण हुआ था। अब कैबिनेट मिशन प्लान किसका है? ब्रिटिश का है। तो जब ब्रिटिश का बनाया हुआ तंत्र पे आप काम कर रहे हो, ब्रिटिश का बनाया हुआ मैकेनिज्म पे काम कर रहे हो, तो कहाँ सॉवरेन बॉडी होगा? ये भी तर्क सही है। तीसरा देखो, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगा है। देखो अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में केवल 4 मंथ लगा, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल लगा है, समय तो लगा है। मैं इसको क्रिटिसिज्म में नहीं रखा जाए, मेरा अपना मानना है, निजी मानना है, इसको क्रिटिसिज्म में नहीं रखा जाए। लगता है जी इतना बड़ा देश चलाना है, इतना सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से टाइम तो लगेगा ही, और हमारा डॉक्यूमेंट्स तो बल्कि रहा ही है क्योंकि हर एक प्रोविजन इसके अंदर है। और देखो चौथा नंबर भी करेक्ट क्रिटिसिज्म है कि कांग्रेस डोमिनेट किया। हम देखें कांग्रेस कितना, जैसे ग्रेविन ऑस्टिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे वो कहते हैं कि ये जो असेंबली है केवल 1 पार्टी बॉडी है, यानी कि 1 पार्टी कंट्री, यानी कि एक ही पार्टी पूरा देश को चला रहा है। तो असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस क्या है? इंडिया है, इस तरह कुछ दिख रहा था क्योंकि अधिकतर जो मेंबर्स थे सब कांग्रेस से ही गए थे वहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी कितना रिप्रेजेंट कर रहा था? 1-2 रिप्रेजेंट कर रहा था उस समय, बात समझे। तो अधिकतर तुमको कांग्रेस ही मेंबर नजर आएंगे, तो इसलिए कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कांग्रेस, ये वाला स्थिति था। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यदि कांग्रेस है तो पूरा देश ही कांग्रेस है, समझ रहे हो ना। हाँ,
लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। बताओ, जो भी आए तो सब पॉलिटिशियन जो थे सब लॉयर सब लोग थे, तो लॉयर और पॉलिटिशियन ही डोमिनेट किए, तो दूसरे वर्ग के लोग सब नहीं आ पाए यहाँ पे। देखो, तो क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा लॉयर्स और पॉलिटिशियन से भरा हुआ था, दूसरा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं था, जो वहाँ पे गया ही नहीं था। तो ये भी एक रीजन है कि लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन का, समझा। और बल्कीनेस, यदि सामान्य आदमी आते, दूसरे वर्ग से आते, तो हो सकता है कि इतना वेग वर्ड नहीं रहता, हो सकता है इसमें बल्कि वर्ड नहीं रहता, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होता। एंड 6 नंबर देखो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, तो ये तो बात स्पष्ट है कि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा कंट्री में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ ज़्यादा पहुँचेगा। तो आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, ये ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट भी करता है। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, देखो जो शुरू में ही बता दिए थे कि सीट्स कितना एलोकेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरुआत का, अभी पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस 11 प्रोविंस था ब्रिटिश का, 292 सीट्स आएगा। प्रोपोर्शन क्या होगा कि एक सीट आएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख को, यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा रफली। प्रिंसली स्टेट, इंडियन स्टेट्स, उसमें 93 सीट्स आएंगे। और जो 4 सीट रिजर्व किया गया था चीफ कमिश्नर प्रोविंस का, यानी कि अभी के हिसाब से यूटी कह सकते हो, इंडियन टेरिटरीज, तो कितने हो गए टोटल? 289 हो गए। तो हम जानते हैं कि 289 नहीं हो पाया रियलिटी में, क्योंकि पाकिस्तान बन गया उधर, तो जाहिर सी बात है 289 रिड्यूस होकर 299 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, तो देखो अब तुमको खुद साफ साफ पता चल जाएगा कि चूंकि प्रोविंशियल जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीत के ज़्यादा आया नीचे, कांग्रेस का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जब वो चुन के ज़्यादा आया तो वो फिर भेजेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कांग्रेस मेंबर ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ देख सकते हो, अभी शुरुआत का मैं बोल रहा हूँ, जब 389 जो सीट्स है उसमें सभी बता रहे हैं, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग, मगर इसमें अंतर है, जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ, जो अभी इलेक्शन, दोनों में अंतर है। उसमें मुस्लिम लीग को कुछ सीट ही नहीं मिला, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वहाँ पे भी सीट नहीं मिला। उसके बाद पीरपुर कमेटी बना ना जी, जहाँ पे जानबूझ के इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर दाग लगाया गया कि भाई ये क्या है, मुस्लिम के विरोधी पार्टी है, हम मुस्लिम के बिहाफ में काम कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना पूरा मुस्लिम का हितैषी है, दुनिया भर का पॉलिटिक्स हुआ है। तो ये इस इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग को बहुत अच्छा मिला है मुस्लिम जगह से सीट, तो इसलिए 73 सीट्स आया वो भी। हाँ बिल्कुल। तो इलेक्शन जो हुआ, देखो बच्चे लोग, जो इलेक्शन 1937 का, जो 1936 का जो इलेक्शन हुआ है वो 1919 के बेसिस पे हुआ है। हाँ, बट ये जो इलेक्शन होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से होगा। बात समझे? तो देखो इसमें, तो देखो मुस्लिम लीग देखो 73 सीट्स, देखो उसके बाद देखो बहुत कम नजर आएंगे तुमको, कम्युनिस्ट पार्टी केवल 1 सीट, इंडिपेंडेंट 8 सीट, तो कितना हुआ 296। जो बचा रहेगा क्या होगा? बचा रहेगा तो तुम्हारा उस तरफ से प्रिंसली स्टेट कुछ रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए ना। हाँ, कुछ प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद देखो ये कम्युनिटी वाइज देखो, तो यहाँ तुमको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। देखो हिंदू कितना 163 है, मुस्लिम कितना 80 है, शेड्यूल कास्ट कितना 31 है। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर हिंदू के अंदर शेड्यूल कास्ट भी आ जाएंगे, तो जोड़ दो 163 को प्लस 31 कर दो, सब हिंदू सही होंगे ना ये सब। इंडियन क्रिश्चियन कितना, क्योंकि देखो उसमें कितना 3 ही ग्रुप में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम और सिख्स और जनरल पॉपुलेशन था। तो हिंदू डोमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? हिंदू की परिभाषा में और भी तो आ जा रहे हैं, हिंदू कोर हिंदू तो चलो ठीक है 163 प्लस 31, बाकी बैकवर्ड ट्राइब्स भी तो हिंदू ही है। बात समझे? देखो सिख देखो 4 सीट, एंग्लो इंडियंस 3 सीट, पारसी कितना 3 सीट, तो कितना हुआ ये टोटल से 296 हुआ। तो समझ में आया कैसे 296 और 296 हुआ? वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से दिया गया है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम्युनिटी के हिसाब से दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे कहाँ से, अब देखो ये क्या हुआ, स्टेट वाइज मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन December 31, यानी कि मुस्लिम लीग चला गया, मुस्लिम चला गया, प्रिंसली स्टेट भी चला गया बहुत सारा उधर। अब ये तुमको रियल पिक्चर देगा कि इंडियन प्रोविंसेस से कितना कितना चुन के गया। देखो मद्रास सबसे ज़्यादा सीट, जैसे अभी यूपी से सबसे ज़्यादा सीट है ना लोकसभा के लिए, मद्रास सबसे बड़ा 49 सीट्स मद्रास से, 229 में 49 सीट्स, बम्बई से 21, वेस्ट बंगाल से भी 19, यूनाइटेड प्रोविंस देखो 55, अभी भी यूपी ही लीड कर रहा है 55, समझ रहे हो ना। हाँ, ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, क्योंकि बिहार झारखंड सब एक साथ है, सीपी और बेरार देखो 17, असम देखो 8, उड़ीसा देखो 9, दिल्ली 1, अजमेर मेवाड़ 1, कुर्ग 1, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा इंडियन, देखो समझ गए ना, 12 दिया गया है तुम्हारा ये इंडियन प्रोविंसेस का, उस समय जो 12 स्टेट्स था, ठीक है, उसका दे दिया गया कि कितना 229। यहाँ देखोगे इंडियन प्रिंसली स्टेट का 70, 93 से 70 कर दिया गया। इसमें अलवार देख सकते हो, बड़ौदा देख सकते हो, बड़ौदा को 3 सीट्स मिला, यहाँ पे चुन के भेजेंगे, यानी कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बड़ौदा में है कि 10 लाख को एक रिप्रेजेंट करेगा, 730 लाख का होगा आसपास, ऐसा कुछ,
ग्वालियर में भी देखो चार कैंडिडेट्स गया है, तो कितना हो गया टोटल, कितना 70 हो जाएगा ना सब जोड़ के, हाँ 70 हो जाएगा। यूपी ईस्टर्न स्टेट्स देख लो, ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ग्रुप देख लो, वहाँ 3 गया, त्रावणकोर देखो 6 गया है वहाँ से, मैसूर में 7 है, समझ गए। सब ये तुम्हारा प्रिंसली स्टेट सब है, 21 प्रिंसली स्टेट से गए हैं लोग सब। हाँ सिक्किम से भी गया है, सिक्किम गया है, सिक्किम से हाँ हाँ यहाँ से भी गया है, तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया ही चलाएगा ना वो, अभी नहीं हुआ, फिर बाद में एसोसिएट मेंबर, एसोसिएट स्टेट, तब जाके पूरी इंटीग्रेट हुआ। हाँ आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसली स्टेट सब। हाँ मगर ये कि एक ही साथ सब उठ के नहीं आया है जी, ठीक है, ये तुमने देख लिया ना 21 का। हाँ मुझे ये भी बताना चाहिए 22, 23 देखो 29, क्योंकि छोटे छोटे फैक्शंस में ये सब, ठीक है। तो देखो सबका टोटल कितना हो गया, 299 हो गया, क्योंकि अब घट गया है, अब चेंज हो गया, अब 289 नहीं रहेगा, वो 299 हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बन गया उस तरफ, ये हो गया। अब देखोगे यहाँ पे जो 11th सेशन, तो फर्स्ट सेशन कब बैठा, तो हम जानते हैं December 9 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, तो फिर 11 तारीख को अपॉइंट कर लिया गया राजेंद्र प्रसाद को। देखो December 9 से लेके 23 तक चला है फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन उसी तरह देख सकते हो, थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन, फिफ्थ सेशन, सिक्स सेशन, 7 सेशन, 8 सेशन, 9 सेशन, 10 सेशन, 11 सेशन, टोटल कितना सेशन चला है, क्योंकि नवंबर 26 तक पूरा हो चुका है, बस एक बार उसके बाद एक बार और बैठा है, 12 सेशन बैठा है, उसको सेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा 11 सेशन में ही कंप्लीट हो चुका है। लागू जो हुआ है 26 जनवरी 1950 में हुआ, तो 11 सेशन तक हम काउंट करेंगे, समझे। अब फिर एक बार बैठक हुआ जनवरी 24 को, जहाँ पे जानते हो नेशनल सॉन्ग एंथम सब एडॉप्ट कर लिया गया, समझ गए ना, और सिग्नेचर सब मेंबर्स का दिया गया है। तो यहाँ पे देखो बाकी कंट्री को कितना टाइम लगा है, यहाँ पे देख सकते हो, यूएस को देखो 4 महीना से भी कम लगा, कनाडा को देखो 2 years 6 month लगा, ऑस्ट्रेलिया को देखो 9 साल लगा है, साउथ अफ्रीका को देखो लगभग 1 साल लगा। ये टाइम पीरियड बताया कब से कब हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स रिलेटेड टू शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल का बार बार बात हुआ है ना कि संविधान का नाम क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल 393, कमेंसमेंट के लिए देखो आर्टिकल 394 ए में तुम्हारा हिंदी टेक्स्ट, जानते हैं हिंदी टेक्स्ट को बाद में डाला गया ना इसमें, हाँ बाद में डाला गया है ये। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 57th ऐसे ही कुछ होगा, जाके चेक कर लोगे लक्ष्मीकांत बुक में, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हिंदी टेक्स्ट को भी उतना ही सिग्निफिकेंट बनाया गया जितना तुम्हारा इंग्लिश टेक्स्ट है। तो इसलिए देखोगे इंग्लिश टेक्स्ट में क्या है कि इंडिया डेट इज भारत सेल विद द यूनियन ऑफ स्टेट्स, हिंदी टेक्स्ट देखोगे तो उसमें क्या है कि भारत दैट इज इंडिया। तो इसलिए कंट्रोवर्सी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी कि ये कंट्री भारत भी तो है नाम दोनों का, क्योंकि लेजिटिमेट दोनों को सेम ही मिलेगा, लीगलाइज सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों ही संविधान है। इंग्लिश संविधान जितना कारगर है उतना हिंदी संविधान भी है। जब इंग्लिश संविधान में इंडिया बोला जा रहा है, इंडिया डेट इज भारत, तो हिंदी संविधान में बोला जा रहा है भारत डेट इज इंडिया, तो यानी कि इंडिया इज इक्वल टू भारत, तो इंडिया को हम भारत भी बोल सकते हैं। ये लॉजिक था इस बार जहाँ पे G20 सबमिट हुआ था, तो G20 सबमिट में मोदी जी के पास में एक था ना जी, यहाँ ऐसे बना के रखा हुआ था, वहाँ पे भारत लिखा हुआ था, तो डिबेट शुरू हो गया था, ये समझो। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना होगा विद्यार्थी लोग, मैंने कुछ पॉइंट इसमें अटैच किया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारे कमिटीज़ बनाए उस समय, ठीक है, और इस कमेटी में जो 8 कमेटी है वो मेजर कमेटी है और कुछ कुछ माइनर कमेटीज़ भी है। सब कमेटी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। तो मेजर कमेटी क्या है, यूनियन पावर्स कमेटी, जिसको हेड करेंगे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसका जवाहरलाल नेहरू ही हेड रहेंगे, समझे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का यूनियन बड़ा वाला, यानी सेंटर टोटल भारत के लिए। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, स्टेट का देखा जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर रहेंगे, समझ गए ना। हाँ, एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स को लेके होगा, माइनॉरिटीज़ को लेके होगा, ट्राइबल, इसके लिए तो अलग अलग रहेंगे, देख सकते हो। JP कृपलानी रहेंगे, SC मुखर्जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, समझ गए। गोपीनाथ बडौली भी रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सबके लिए, ठीक है। हाँ, और सब कमेटी में AB ठक्कर भी रहेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज में। बस मतलब कहने का मतलब देख रहे हो ना कि मेन कमेटी के अंदर भी सब कमेटी सब है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। स्टेट्स कमेटी में देखो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, फॉरेन पॉलिसी कह सकते हो, नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। स्टीयरिंग कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है स्टीयरिंग कमेटी, जहाँ पे क्या करना है आगे, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, क्या गोल अचीव करना है, दैट्स कॉल्ड स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, और नेहरू जी का भी रोल दिख रहा होगा।
माइनर कमेटी में देखो छोटे छोटे जो कमेटी होगा, फाइनेंस और स्टाफ कमेटी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी का मतलब है कि किसी को जो पावर मिला है क्या वो पावर सही मिला है, जो पावर है कुछ करने का, ऑथोरिटी जो है कुछ करने का, वो क्या सही है कि गलत है, वो डिसाइड करने वाला जो कमेटी रहेगा डेट इज कॉल्ड क्रेडेंशियल कमेटी। तो अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर रहेंगे। हाउस कमेटी पी सीतारामैया रहेंगे। सीतारामैया पता होगा तुम लोग को, जो सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रास्ट हुआ था, सुभाष चंद्र बोस चले गए थे ना जब चुनाव हुआ था सीतारामैया वर्सेस उनके बीच में सुभाष चंद्र बोस में, तो गांधी जी ने तभी सीतारामैया को सपोर्ट किया था। देखो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के.एम. मुंशी रहेंगे और एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो और भी कमेटी देख सकते हो, सब माइनर कमेटी सब ही है। कमेटी एंड द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन एडहॉक कमेटी जो पढ़ लेना है। और नीचे जाओगे ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो नीचे ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ था अगस्त 29, 1947 को। हाँ, इसका काम था कि नया संविधान बनाना। इसमें 7 मेंबर्स होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन होंगे, N. गोपालास्वामी अयंगर, अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। उसके बाद B.L. मिट्टर थे बट वो रिज़ाइन कर दिए क्योंकि अपने हेल्थ की वजह से, और उनको जो रिप्लेस किए वो कौन है, N. माधवा राव है। फिर उसी तरह 7th में थे D.P. खैतन थे बट वो 1948 में डेड कर गए, तो उनको रिप्लेस किए T.T. कृष्णाचारी। तो इस तरह बना है बच्चे लोग, समझे ना। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो इसका फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग इस तरह का रीडिंग हुआ है जो कि लक्ष्मीकांत बुक में तुम लोग को मिल जाएगा। और इसमें समझना होगा हमें कि ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रपोजल ऑफ वेरियस कमेटी, अलग अलग कमेटी का लेगा ना रिपोर्ट। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार हुआ संविधान का वो कब हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, फरवरी 1948 को हुआ था। तो उसके बाद 8 मंथ दिया गया उस पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन जो भी चीज़ है सबको लिया गया। सेकेंड ड्राफ्ट तुम्हारा अक्टूबर 1948 को पेश किया गया। तो कह सकते हो कि ड्राफ्टिंग कमेटी को लगभग 6 मंथ लगा है तुम्हारा ड्राफ्ट तैयार करने में। और कह सकते हो 141 डेज ये लोग बैठ के काम किए हैं इस पर। डेट्स इट कम्प्लीटेड। और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लक्ष्मीकांत बुक जाकर पढ़ लेना। जितना हम पढ़ाए हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, और ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगा। और मैंने कोशिश किया है कि सभी चीज़ मैं वहाँ पे अटैच करूँ, और लगभग मैंने हर चीज़ ही अटैच किया है। कुछ कुछ यदि छूट गया होगा तो जाकर लक्ष्मीकांत बुक पढ़ोगे, बहुत अच्छे से क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। कंप्लीटेड।